हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा पिछले वर्ष हुई थी, जिसका हम पेपर हल करा रहे हैं। आज ये उसमें का तीसरा वीडियो है, तो हम आज शेष प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 तक इसके पहले वीडियो में हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से पेपर को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, कौन सा समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हम हल करा रहे थे, इसी पे मैंने अपने पिछले वीडियो को रोक दिया था। तो इसमें ई वर्गस, लुइस विर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, डिरोन मैसी। तो ये शिकागो स्कूल से ये तीन थिंकर जुड़ते हैं, बर्गेस, पार्क और लुइस विर्थ। डिरोन मैसी शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। शिकागो स्कूल 20वीं शताब्दी में 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्र का एक अत्यंत प्रभावशाली संप्रदाय था। 20वीं सदी की शुरुआत में, जिसने मुख्य रूप से नगरीय समाजशास्त्र पर अपना फोकस किया था और अपराध विज्ञान पर। तो दो चीजें शिकागो स्कूल में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है नगरीय समाजशास्त्र पर अध्ययन, नगरीय समाजशास्त्र, और अपराध विज्ञान, अपराध पर फोकस किया गया। और ये जो तीन विचारक हैं, विर्थ, वर्गेस और पार्क, ये तीनों शिकागो स्कूल संबंधित हैं। रॉबर्ट पार्क को शिकागो स्कूल का जनक माना जाता है, इनको जनक माना जाता है। इन्होंने मानव पारिस्थितिकी का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने शहर की तुलना एक ऑर्गेनिज्म से की थी, जीवित जीव से की थी। उन्होंने बताया कि कैसे विभिन्न समूह शहर में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी। बर्गेस के साथ मिल करके पार्क ने संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल विकसित किया था, शहरों के विकास से संबंधित। ये मॉडल बताता है कि शहर जो है एक केंद्र से शुरू करके, जो पहला सेंटर है उसका नाम उन्होंने सीबीडी दिया था। तो संकेंद्रित जोन मॉडल ये शहरों के विकास से संबंधित सिद्धांत था। उन्होंने कहा एक केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर फैलते हुए 5 रिंगों या क्षेत्रों में विकसित होता है। इस तरह से 5 क्षेत्रों में ये विकसित होता है। और लुइस विर्थ ने, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, कि अर्बनिज्म इज द वे ऑफ लाइफ, अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। नगरीयता को एक जीवन शैली के रूप में देखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि जनसंख्या का घनत्व और आकार उसका, और हेट्रोजेनिटी, तीन चीजें। हेट्रोजेनिटी किस प्रकार से लोगों के सामाजिक व्यवहार को बदल देती है। डिरोन मैसी शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, समाजशास्त्री हैं, मतलब भूगोलवेत्ता भी हैं और समाजशास्त्री भी हैं। इनका जो विचारधारा है, जो इनका कार्य क्षेत्र है, काफी अलग है। ये मार्क्सवादी और नारीवादी दृष्टिकोण की ओर झुकाव रखती हैं। मार्क्सवादी और नारीवादी दृष्टिकोण इनका था। इन्होंने, डिरोन मैसी ने सेंस ऑफ प्लेस की अवधारणा दी थी। सेंस ऑफ प्लेस की अवधारणा इन्होंने दी थी। इन्होंने तर्क दिया कि स्थान, जो यहाँ प्लेस की बात कर रही हैं, स्थान कोई स्थिर या बंद चीज नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं और संबंधों का परिणाम है, ऐसा उन्होंने कहा था। वैश्वीकरण के दौर में भी उन्होंने स्थानीय पहचान के बारे में और पावर, जियोमेट्री, शक्ति संबंधों के बारे में भी इन्होंने काम किया है। अगले प्रश्न पे हम फोकस करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है और जिसे क्या कहा जाता है? अनिवार्य रूपी समन्वित संघ। ऐसी ये तो इंपॉर्टेंट अवधारणा है डहरेनडॉर्फ की, जिसको इंपरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन कहा जाता है। तो ये डहरेनडॉर्फ में ऑप्शन सही होगा। ये अवधारणा कॉन्फ्लिक्ट थियरी में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डहरेनडॉर्फ जर्मन ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स के जो संघर्ष सिद्धांत था उनका, वर्ग संघर्ष सिद्धांत, उसको आधुनिक समाज के संदर्भ में ये समीक्षा करते हैं। डहरेनडॉर्फ कहते हैं कि समाज केवल अमीर वर्गों में नहीं बटा है, अमीर और गरीब में, या जिस तरह से मार्क्स ने समझाया था कि पूंजीपति और सर्वहारा 2 वर्ग होते हैं समाज में, केवल इसी में नहीं बटा है, बल्कि वो कई ऐसे संगठनों या संघों से बना है जहां सत्ता और प्राधिकार का असमान वितरण होता है। और इसी को उन्होंने मतलब सत्ता और प्राधिकार का असमान वितरण रहता है, और इन्हीं को वे आईसीए कहते हैं। जो इस संगठन है, जो संघ है, उसको आईसीए कहते हैं।
वो कहते हैं कि संघर्ष का मुख्य कारण सत्ता है, क्योंकि हर आईसीए में दो वर्ग होते हैं। एक जो होता है जिसके पास सत्ता होती है, और एक होता है जिसके पास सत्ता नहीं है, अर्थात वो सबजुगेटेड हैं, सबजुगेटेड, और ये डोमिनेंट हैं। तो डारेनडॉर्फ कहते हैं कि जब इनके बीच हितों का टकराव होता है तभी संघर्ष होता है, अर्थात सत्ता और प्राधिकार को पाने के लिए संघर्ष होता है, ना कि पूंजी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परिस्थितियां मार्क्स के समय के हिसाब से अब बदल गई हैं। जब परिस्थितियां उस समय मार्क्स के समय में अलग थी, आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। सी राइट मिल्स भी जो है संघर्षवादी विचारक थे, और ये द पावर इलिट के लिए जाने जाते हैं, पावर इलिट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिका जैसे समाजों में जो सत्ता होती है उसमें तीन क्षेत्र, सत्ता के तीन क्षेत्र हैं, और उन तीनों क्षेत्रों के जो शीर्ष नेता हैं उनका एक छोटा सा समूह होता है, उन्हीं के हाथ में सत्ता केंद्रित होती है। कारपोरेट जिसमें शामिल हैं, कारपोरेट पूंजीपति वर्ग जो होता है, कारपोरेट बड़े बड़े निगम, और सैन्य जो क्षेत्र के जो शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, और राजनीतिक क्षेत्र के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, यही पूरी सोसाइटी को चलाते हैं। तो सत्ता इन्हीं तीनों जगह पर केंद्रित रहती है, ऐसा सी राइट मिल्स कहते हैं। आंद्रे गुंदर फ्रैंक जो है ये निर्भरता सिद्धांत से संबंधित है, डिपेंडेंसी थियरी से संबंधित है, निर्भरता सिद्धांत। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से विकसित देश विकासशील देशों का शोषण करते हैं। उनका ध्यान वैश्विक आर्थिक संबंधों पर था, और नडेल जो है ये इन्होंने सामाजिक संरचना पे अच्छा काम किया है, सामाजिक संरचना पर। द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है, और इनकी रुचि जो है भूमिकाओं में और सोशल नेटवर्क के विश्लेषण में थी। संघर्ष के बारे में चर्चा नहीं करते, भूमिका की चर्चा करते हैं, भूमिका के आधार पर सामाजिक संरचना को समझाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम की अवधारणा का उपयोग एक औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई के रूप में किया है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी जनरलाइजेशन की वजह से ऑप्शंस दूसरे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट अंतर होता है। सोशियोलॉजी में अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है, कोई विचार आते हैं या कोई सिद्धांत आता है, तो उसकी समीक्षाएं होती हैं। तो समीक्षा और आलोचना के क्रम में आगे आने वाला थिंकर भी उसमें कुछ ऐड करता है, थोड़ा बहुत माइन्यूटली चेंज करके अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। इस वजह से छोटा बहुत परिवर्तन भी ऑप्शन को बदल देता है। तो इसमें कहा गया है कि विश्व व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई रूप में किसने किया है? तो यह इमैनुअल वालस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। इमैनुअल वालस्टीन ने तर्क दिया था कि हमें जब भी समाज का अध्ययन करना चाहिए तो हमको समाज या राष्ट्र राज्य को विश्लेषण की इकाई नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमको विश्व व्यवस्था को मान करके हमें अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कहते हैं, वालस्टीन कहते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित है। 3 स्तर है उसके। एक को उन्होंने कहा कोर, ये विकसित और विकासशील देश हैं, विकसित और शक्तिशाली देश, विकासशील तो उसमें सेमी पेरीफेरी में आते हैं। तो कोर जो है क्या है? विकसित देशों का समूह है, मतलब विकसित देश कोर में है, एकदम सेंटर में है। जैसे अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है, जो जिनके पास उच्च तकनीक है, पूंजी की मात्रा विशाल है, तो ऐसे देश उसमें आते हैं, और ये तकनीक पर भी और पूंजी पर पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। जो दूसरा उन्होंने बताया वो बताया पेरीफेरी, जैसे ये सेंटर हो गया, कोर हो गया, और इसका जो बाहरी हिस्सा है ये पेरीफेरी हो गया। तो पेरीफेरी में विकासशील या गरीब देश आते हैं, जो कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, सस्ते श्रम की आपूर्ति करते हैं। और तीसरा स्तर बताया विश्व व्यवस्था का वालस्टीन ने, वो बताया सेमी पेरी। इसमें वो कहते हैं कि इसमें वे देश आते हैं जो कोर और पेरीफेरी के बीच में, मतलब दोनों के बीच में होते हैं। इसमें उन्होंने कहा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे भारत है या ब्राजील है, जिसके विकसित होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से वो चर्चा करते हैं वालस्टीन। इन्होंने एक औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई के रूप में विश्व व्यवस्था
ये अवधारणा का उपयोग किया है अपने सैद्धांतिक ढांचे में। टालकट पार्सन के बारे में हम जानते हैं। ये इन्होंने सोशल सिस्टम के बारे में चर्चा की है, सोशल सिस्टम, और इनका एगिल मॉडल भी है, इसी में उन्होंने एगिल मॉडल दिया था, अडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। और प्रकार्यवादी हैं, सबसे बड़े प्रकार्यवादी। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उससे वालस्टीन काफी हद तक प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के ही अपने सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करते हैं, लेकिन मार्क्स का जो सिद्धांत है वो वर्ग संघर्ष से संबंधित है, पूंजीवादी उत्पादन पद्धति से संबंधित है। और एक नाम इसमें है फर्नांड ब्राडेल, ये फ्रांसीसी इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार हैं। इन्होंने भी वालस्टीन को बहुत हद तक प्रभावित किया था, इसी वजह से ये ऑप्शन भी इसमें आया हुआ है। वालस्टीन को बहुत प्रभावित किया। और फर्नांड ब्राडेल की एक अवधारणा है लॉन्गी ड्यूरी, फ्रांसीसी शब्द है लॉन्गी ड्यूरी, इसका मतलब होता है दीर्घकालीन इतिहास। इन्होंने वैश्विक व्यापार के इतिहास पर काम किया है, वैश्विक व्यापार के इतिहास पर काम किया है, इसीलिए ये ब्राडेल का नाम इस ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न संरचनाकरण सिद्धांत से संबंधित है। संरचनाकरण सिद्धांत के प्रतिपादक को पूछा गया है कि प्रतिपादक को के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है। इसमें एंथोनी गिडेंस होंगे। एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है, स्ट्रक्चरेशन थियरी दिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 19 में संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है। एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि पहले समाजशास्त्री दो गुटों में बटे हुए थे। एक वे थे जो मानते थे कि संरचना महत्वपूर्ण है, संरचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या सोसाइटी महत्वपूर्ण है, और दूसरे वे लोग थे जो ये मानते थे कि कर्ता महत्वपूर्ण है या एजेंसी महत्वपूर्ण है, एजेंसी या इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है। अर्थात पहले डुअलिज्म था, अर्थात दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को हटा करके एंथोनी गिडेंस डुअलिटी की बात करते हैं। डुअलिटी, द्वैतता, द्वैतता की बात वो करते हैं। द्वैतता क्या है, संरचना की द्वैतता क्या है? गिडिंग्स ने तर्क दिया था कि संरचना और कर्ता अलग अलग नहीं है, जैसा कि अभी तक समाजशास्त्री मानते थे। सामाजिक संरचनाएं मानवीय क्रियाओं का परिणाम होती हैं और उन्हें बाद में वो संचालित करने का माध्यम भी बनती है। अर्थात संरचना, स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों महत्वपूर्ण है, और यही उनका स्ट्रक्चरेशन का सिद्धांत है। जिस प्रकार से एक एग्जांपल ले हम, तो जैसे भाषा एक संरचना है। भाषा को अगर हम एक संरचना माने तो हम नियमों के अनुसार बोलते हैं, संरचना हमको प्रभावित करती है, लेकिन हमारे बोलने से ही भाषा जीवित रहती है और बदलती भी रहती है जैसी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम संरचना को भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने स्ट्रक्चरेशन थियरी दिया था। इसमें एक ऑप्शन जैक्स लकान है। जैक्स लकान ये फ्रांसीसी मनोविश्लेषक थे, साइकोएनालिस्ट कहे जाते हैं लकान। उन्होंने फ्रायड के सिद्धांत को संरचनावाद के साथ जोड़ा, फ्रायड को संरचनावाद के साथ जोड़ते हैं। इनका जो मुख्य काम है वो अनकॉन्शियस, अचेतन और भाषा के संबंधों पर काम है। इनका भाषा के संबंध पर लकान का काम है। और लेवी स्ट्रास संरचनावाद के जनक माने जाते हैं, संरचनावाद के जनक हैं लेवी स्ट्रास। उन्होंने मानव विज्ञान में ये अध्ययन किया, ये विचार दिया कि कैसे मानवीय संस्कृति और मिथक से भी रिलेटेड है, बार बार प्रश्न आता है, मानवीय संस्कृति और मिथक अंतर्निहित मानसिक संरचनाओं द्वारा शासित होते हैं। जो स्ट्रास हैं वो स्थिर संरचना की बात करते हैं, स्थिर संरचना की बात करते हैं और मानसिक संरचना की बात करते हैं। इनकी संरचना अमूर्त है। और अगर स्ट्रक्चरेशन को देखें तो गिडेंस जो है ये गतिशील संरचना की बात कर रहे हैं, तो जस्ट इनका अपोजिट है। ये स्थिर संरचना की बात करते हैं लेवी स्ट्रास, और एंथोनी गिडेंस गतिशील संरचना की बात करती है, जो कि संरचनाकरण के सिद्धांत में निहित है। और फर्डिनेंड डी ससुरे ये भाषाविद हैं, भाषा शास्त्री हैं। इनको आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है, भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बताया कि भाषा क्या है, ये संकेतों की व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ साइन है, संकेतों की व्यवस्था है। और इन्हीं के विचारों से आगे चल करके संरचनावाद डेवलप होता है, अर्थात ये कह सकते हैं संरचनावाद की नींव इन्होंने ही रखी। तो इस प्रकार से संरचनावाद का सिद्धांत जो स्ट्रक्चरेशन थियरी है वो एंथोनी गिडेंस का जाता है। अगला प्रश्न, किसने आधुनिकता को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट
अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में विश्लेषित किया है? तो इसमें ऑप्शन होगा जे हैबरमास। यह प्रश्न जो है आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बीच जो बहस चल रही है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम आधुनिकता में जी रहे हैं या कि उत्तर आधुनिकता आ गई है। इसकी जो बहस है उससे संबंधित ये प्रश्न है। हैबरमास जर्मन समाजशास्त्री हैं और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं, उसके सदस्य हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से रेडिकल या आलोचनात्मक संप्रदाय है उससे संबंधित है। इन्होंने आधुनिकता को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ये जो आधुनिकता है जो कि तर्क से विज्ञान से स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित थी, अभी खत्म नहीं, अर्थात तो पूरी नहीं हुई है। आधुनिकता में कौन कौन से मूल्य जरूरी थे? इसमें तर्क था, होना चाहिए था पूरी तरह से, विज्ञान का बोलबाला होना चाहिए था, विज्ञान महत्वपूर्ण है आधुनिकता में, और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता जैसे मूल्य महत्वपूर्ण है। तो अभी ये पूर्ण नहीं हो पाया है। हैबरमास कहते हैं कि आधुनिकता अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है, इसलिए अर्थात जो तार्किकता है, समानता है, जो ऐसे लक्ष्य हैं आधुनिकता के, उनको अभी हम लोगों ने अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए इसे अधूरा मानना चाहिए, न कि इसे त्याग करके किसी नए कॉन्सेप्ट की ओर, नए युग की ओर बढ़ जाएं। और उन्होंने कहा कि यदि हम बातचीत और तर्क के माध्यम से समाज की समस्या को सुलझाएं तो आधुनिकता के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की बात की। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, ये जो आधुनिकता है इसका प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? तो संवादात्मक तार्किकता के माध्यम से पूरा होगा। लियोटार्ड, इनका विचार जो हैबरमास के बिल्कुल विपरीत है। इन्होंने उत्तर आधुनिकता की घोषणा की कि उत्तर आधुनिकता आ गई है। हैबरमास आधुनिकता को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। उन्होंने कहा भी उत्तर आधुनिकता की चर्चा करना बेमानी है, और लियोटार्ड कहते हैं उत्तर आधुनिकता आ गई है। और इन्होंने क्या कहा? महाआख्यानों के प्रति अविश्वास, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अविश्वास। मेटा नैरेटिव्स को के प्रति जो है अविश्वास के रूप में उत्तर आधुनिकता को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के जो बड़े बड़े दावे थे कि विज्ञान सबके लिए मुक्ति लाएगा, स्वतंत्रता होगी, पूरी तरह तार्किकता होगी, जो बड़े बड़े दावे उसने किए थे अब विफल हो गए हैं, इसलिए उत्तर आधुनिकता आ गई है। फ्रेडरिक जेम्सन उत्तर आधुनिकता को एक नया नाम देते हैं, उत्तर आधुनिकता को एक नया नाम देते हैं, उत्तर पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क, द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। ये पुस्तक भी बार बार पूछी जाती है, द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। अर्थात जेम्सन ने इसको क्या कहा है? लेट कैपिटलिज्म कहा है। उन्होंने उत्तर आधुनिकता को एक ऐतिहासिक काल के रूप में देखा जहां संस्कृति की और उपभोग की प्रधानता हो गई है, ये प्रधान हो गए हैं। और इन्होंने हैबरमास की तरह इसको अधूरा नहीं बल्कि पूंजीवाद का एक नया चरण माना। पूंजीवाद का एक नया चरण है उत्तर पूंजीवाद। उन्होंने कहा लेट कैपिटलिज्म, जो जिसमें सांस्कृतिक तर्क महत्वपूर्ण है, जिसमें संस्कृति महत्वपूर्ण हो गई है, कंज्यूमरिज्म महत्वपूर्ण हो गया, उपभोग महत्वपूर्ण हो गया है। और जॉर्ज रीजर अपने कॉन्सेप्ट मैकडोनाल्डीकरण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आधुनिक समाज में जो दक्षता है और गणना है, इसके नाम पर तर्क खत्म होता जा रहा है। यहाँ गणना देखी जाती है और दक्षता देखी जाती है, और जो मैकडोनाल्ड जिस दक्षता और गणना को घोषित कर देता है वही लागू हो जाती है, हमारा मानवीय तर्क खत्म हो जाता है। तो मैकडोनाल्डीकरण के लिए जाने जाते हैं जॉर्ज रीजर। ज्यादा थिंकर्स के बारे में पूरी तरह से उनके सभी कॉन्सेप्टों को बताना संभव नहीं है। आगे आने वाले वीडियोज में हम एक एक करके थिंकर्स को पढ़ाएंगे, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे बुक्स को, और उनके सभी समाजशास्त्री देनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आते अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इवान इलिच ने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की थी। क्या है? इवान इलिच ने 1971 में अपनी जो क्रांतिकारी पुस्तक लिखी डी स्कूलिंग सोसाइटी। उनका कहना था कि आधुनिक स्कूल बच्चों को शिक्षा देने के बजाय क्या करते हैं? संस्थागत गुलामी की बात करते हैं। वो संस्थागत गुलामी सिखाते हैं। स्कूल इस एक प्रकार से भ्रम पैदा करता है कि
ज्ञान केवल डिग्री और प्रमाण पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये डिग्री और प्रमाण पत्रों को नकारते हैं, ये सही नहीं है। वो एक कॉन्सेप्ट और देते हैं इसके लिए, वो कहते हैं कि हिडन करिकुलम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ये भी इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है। कहते हैं कि स्कूल जो है बच्चों में अनुशासन, बच्चों को जो अनुशासन सिखाता है, समय की जो पाबंदी सिखाता है और सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता सिखाता है, जो क्या है और कुछ नहीं है बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के लिए मजदूर तैयार करने का तरीका है। पूंजी व्यवस्था के लिए मजदूर तैयार करता है। ये जो स्कूल की व्यवस्था है मजदूर तैयार करता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हिडन करिकुलम के माध्यम से सत्ता जो पूंजीवादी व्यवस्था की गुलाम है वो कुछ इस प्रकार से करिकुलम का निर्माण करती है कि जिसको सीखने के बाद हम अपनी अंतर्निहित क्षमता योग्यता को आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि मजदूर के रूप में तैयार हो जाते हैं। और तो इस एक तरह से इवान इलिच का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने एक अवधारणा और दी, लर्निंग बेब्स की अवधारणा दी, उसका सुझाव दिया। उन्होंने कहा जहां लोग अपनी पसंद के कौशल उन लोगों से सीख सकें जो उन्हें सिखाना चाहते हैं बिना किसी औपचारिक स्कूल के, मतलब स्कूल डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात करते हैं और लर्निंग बेब्स की बात वो करते हैं। और एक इनका और कॉन्सेप्ट आता है मेडिकल नेमेसिस, ये भी कॉन्सेप्ट मिलान के लिए भी और थियरी के लिए भी आता है। उसके बाद इसमें जॉन मैक्लोड ऑप्शन में है। ये अपनी पुस्तक आइंट नो मेकिन इट के लिए जाने जाते हैं। आइंट आई नॉट नो मेकिन इट, ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है, आकांक्षाओं का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है इसमें कि किस प्रकार से निम्न वर्गों की जो इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं होती हैं उनकी सामाजिक परिस्थितियों के कारण, उनके स्कूल के वातावरण के कारण दब जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसी विचारधारा से ये भी प्रेरित हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के बच्चों की जो इच्छाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं होती हैं वो जो उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं और जो स्कूल का वातावरण है उनको दबा देता है। पेरे बोर्दियू इन्होंने सांस्कृतिक पूंजी का कॉन्सेप्ट दिया है। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल की बात वो करते हैं। उनका कहना था कि स्कूल उन बच्चों को फायदा पहुंचाता है जो उच्च वर्गों के परिवारों से आते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है स्कूल के पाठ्यक्रम से मेल खाती है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, जो सत्ता व्यवस्था है, वो करिकुलम का निर्माण उच्च वर्गों के लिए ही किया जाता है। उन्हीं की भाषा और संस्कृति से वो पाठ्यक्रम मेल खाता है और इसीलिए समाज में असमानता पैदा हो जाती है। और इसको उन्होंने प्रतीकात्मक हिंसा भी कहा था। प्रतीकात्मक हिंसा, जहां पर शिक्षा प्रणाली क्या करती है, असमानता को वैध बना देती है। जो असमानता है उसको वैध बना देती है, जबकि समाज में जो असमानता अवैध है। तो सांस्कृतिक पूंजी ये कार्य करती है, उच्च वर्गों की सुरक्षा करती है। और ये जो चार्ल्स मुरे हैं ये अपनी एक विवादित पुस्तक के लिए जाने जाते हैं, द बेल कर्व के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बुद्धि और सामाजिक संरचना के बीच संबंध को बताया है। बुद्धि और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों को बताया है। और ये अक्सर ये अंडर क्लास और कल्याणकारी जो नीतियां समाज में आती हैं उसकी आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। अर्थात इनका जो विचार है वो इलिच के डी स्कूलिंग सोसाइटी से पूरी तरह से भिन्न है और रूढ़िवादी विचार रखते हैं। और इस किताब के लिए उनकी आलोचना होती है जिसमें उन्होंने निम्न वर्गों के कल्याणकारी नीतियों की आलोचना की है। अगला प्रश्न, किसने इंडोलॉजिकल भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था की शुद्धता के आधार पर विश्लेषण किया है? तो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर जाति व्यवस्था का, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के आधार पर जाति व्यवस्था को किसने अध्ययन किया है? लुइस ड्यूमो ने। और ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इनकी किताब का नाम है होमो हायरार्किकस, जो 1966 में लिखी थी। जाति व्यवस्था का गहरा विश्लेषण है इनका। इन्होंने इंडोलॉजिकल उपागम से जाति व्यवस्था को समझा है, अर्थात प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और धार्मिक सिद्धांतों, मनुस्मृति है, पुराण है, धार्मिक ग्रंथ हैं विभिन्न धर्मों के, उसके आधार पर जाति को समझने का प्रयास किया है। इंडोलॉजिकल उपागम क्या है? जब किसी समाज का अध्ययन वहाँ के धार्मिक पुस्तकों के आधार पर,
धार्मिक पुटों के आधार पर उस समाज को समझने का प्रयास किया जाता है तो वो इंडोलॉजिकल उपागम कहलाता है। इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है। उनका तर्क था कि जाति व्यवस्था का आधार आर्थिक और राजनीतिक शक्ति नहीं है, बल्कि पवित्रता और अपवित्रता के बीच विरोध है। उसके आधार पर जाति व्यवस्था को समझ सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मण को सबसे शुद्ध माना है और अछूत को सबसे अशुद्ध माना, और उनको एक ही पैमाने के दो छोर माना, एक तरफ शुद्ध और दूसरी तरफ अशुद्ध, दो छोर हैं। इधर सबसे ऊंचाई ब्राह्मण है और इधर जो है अछूत है। उनके अनुसार भारतीय समाज समतावादी नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से पदानुक्रमित है। अर्थात हायरार्की जहां आएगी वो ड्यूमा से संबंधित है। पदानुक्रमित की बात करते हैं, हायरार्किकल। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण और हायरार्की में अंतर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड हायरार्की में अंतर होता है। स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा उच्च और निम्न वर्गों में एक स्तरों का निर्धारण है जिसमें अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर कोई निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है, अर्थात वर्गों का स्थानांतरण हो सकता है। जबकि हायरार्की या संस्तरण कठोर स्तरीकरण होता है जिसमें वर्गों का एक दूसरे की तरफ जाना लगभग असंभव होता है। तो ये हायरार्की और स्ट्रेटिफिकेशन में अंतर होता है। हायरार्की जो है कठोर होती है, उसमें संशोधन परिवर्तन नहीं होता है। तो हायरार्की के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं लुई डुमा। और एन के बोस ने जाति को उत्पादन की पद्धति के आधार पर विश्लेषित किया है। सभ्यतागत उपागम है इनका। उत्पादन की पद्धति के आधार पर मेथड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था इसीलिए टिकी रही क्योंकि इसने ग्रामीण भारत में लोगों को आर्थिक सुरक्षा दी है, उनका एक निश्चित व्यवसाय तय किया है, प्रदान किया है। तो इनका जो उपागम है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक उपागम के आधार पर और सभ्यता के उपागम के आधार पर ये जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। B.R. अम्बेडकर का दृष्टिकोण ड्यूमा से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने जाति को शुद्धता के बजाय दमन के आधार पर और श्रमिकों के विभाजन के आधार पर विश्लेषित किया है। श्रमिकों के विभाजन के आधार पर विश्लेषित किया है। उन्होंने जाति व्यवस्था को शोषणकारी माना है। वो जाति के विनाश की बात करते हैं। उनकी कुछ जो प्रमुख पुस्तकें हैं, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, हु आर द शूद्रास, अनटचेबल्स, ये सब जो उनकी पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की पूरी तरह से आलोचना की है और जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे हिंदू धर्म को ही बाद में समाप्त करना, मतलब हिंदू धर्म से ही अलग हो गए, क्योंकि वो मानते थे कि जाति व्यवस्था में सुधार करना संभव नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था मानवीय गरिमा के विरुद्ध है और इस प्रकार से वो चर्चा करते हैं। दीपांकर गुप्ता, इन्होंने ड्यूमा के सिद्धांत को चुनौती दी है। क्या कहा है उन्होंने? प्रतिस्पर्धी पदानुक्रम की बात की है। प्रतिस्पर्धी पदानुक्रम की बात दीपांकर गुप्ता करते हैं। वो कहते हैं कि हर जाति अपने खुद को श्रेष्ठ मानती है, इसीलिए समाज में एक नहीं बल्कि कई अलग अलग पदानुक्रम मौजूद होते हैं। जबकि लुई डुमा ने जाति व्यवस्था में एक पदानुक्रम की बात की थी, एक पदानुक्रम की बात की थी। इन्होंने कहा कि कई स्तरों पर कई प्रकार के अलग अलग पदानुक्रम मौजूद होते हैं, क्योंकि हर जाति अपने को श्रेष्ठ मानती है और दूसरों को अपनों से नीचे मानती है। इसलिए समाज में एक पदानुक्रम नहीं है बल्कि प्रतिस्पर्धी पदानुक्रम की संकल्पना उन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है, अपराध शास्त्र से रिलेटेड है। अपराध के चिन्हीकरण परिप्रेक्ष्य, लेवलिंग पर्सपेक्टिव से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये हार्वर्ड बेकर लेवलिंग थियरी के से संबंधित है। चिन्हीकरण का सिद्धांत, अपराध का चिन्हीकरण का सिद्धांत लेवलिंग थियरी हार्वर्ड बेकर का जाता है। इन्होंने 1963 में एक बुक लिखी थी आउटसाइडर, जिसमें लेवलिंग थियरी को विस्तार से समझाया है। वो मानते थे कि कोई भी कार्य अपने आप में अपराधी या विपथगामी व्यवहार नहीं होता, या जो समाज का शक्तिशाली समूह है जब किसी व्यवहार पर अपराध का ठप्पा लगा देता है तो अपराध बन जाता है। अर्थात कोई कार्य अपराध है या नहीं है ये कौन तय करेगा? समाज का शक्तिशाली समूह या समाज तय करेगा। जैसे क्या है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार आपने चोर या अपराधी का लेबल लगा दिया तो समाज उसको उसी नजरिए से देखने लगता है। एक बार अगर चोरी करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ जाता है तो जब भी गांव में चोरी होती है तो बार बार पुलिस उसी को पकड़ करके
कबूल करवाने का प्रयास करती है, क्योंकि उस पर उसका ठप्पा लग जाता। भले ही उसने पहली बार अगर उसने चोरी की थी तो किसी परिस्थिति बस या भूल बस हो गई थी। जैसे अगर क्लास में बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अगर कोई अमीर का बच्चा है और भूल से अगर किसी की किताब उसके बैग में चली जाती है और बाद में मिलती है, तो ये भूल बस किया हुआ व्यवहार माना जाता है। लेकिन यदि गरीब घर का बच्चा, उसके बैग में वो किताब भूल बस चली जाती है, तो उसका चोर का लेबल लगा दिया जाता है कि जानबूझ करके इसने रखा होगा। तो समाज या समाज का शक्तिशाली समूह जब अपराध का लेबल किसी पर चस्पा कर देता है, किसी व्यवहार पर अपराध का लेबल चस्पा कर देता है, तो वो कार्य व्यवहार अपराध घोषित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसपे अपराधी का लेबल मिल जाता है, तो वो व्यक्ति अंततः खुद को उसी लेबल के अनुरूप अपने को ढाल लेता है और भविष्य में और अधिक अपराध करने लगता है। और इस तरह से एक तरह से ये मर्टन की जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वसिद्ध भविष्यवाणी की जो कॉन्सेप्ट है मर्टन का, उस तरीके से यहाँ भी अपराध में भी ये घटना हो जाती है, अर्थात स्वसिद्ध भविष्यवाणी के रूप में वो बात सच हो जाती है। अर्थात बेकर कहते हैं कि विपथगामी व्यवहार वो है जिसे यह लेबल उस पर यह लेबल सफलतापूर्वक चस्पा कर दिया गया है। लोम्ब्रोसो ये अपराध विज्ञान के जनक हैं, अपराध विज्ञान के जनक, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इनका जो अपराध से संबंधित दृष्टिकोण था वो था जैविक, बायोलॉजिकल। अपराध का जैविक आधार पर विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि अपराधी पैदा होते हैं। अपराधी क्या होते हैं? पैदा होते हैं। इसके विपरीत सदरलैंड क्या करते हैं? अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। तो अपराधी पैदा होते हैं, ये लोम्ब्रोसो कहते हैं। उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर जो है अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की थी, जिसे अब बहरहाल अब जो है वैज्ञानिक रूप से इसको खारिज कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा था कि जो अपराधी होते हैं वे शारीरिक रूप से बेढंगे होते हैं, उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट, जैविक डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता है। तो इस प्रकार की बात वो करते हैं। आर.के. मर्टन भी अपराध के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं और उनका जो अपराध का विश्लेषण है वो तनाव सिद्धांत है। स्मेल्सर के साथ तनाव सिद्धांत, अपराध का तनाव सिद्धांत या एनोमी का सिद्धांत भी वो देते हैं। एनोमी का सिद्धांत, आंदोलन में जो स्ट्रेंथ थ्योरी है वो स्मेल्सर की है, नेल स्मेल्सर, और यहाँ पे तनाव सिद्धांत जो अपराध में है वो मर्टन का है। वो कहते हैं कि जब समाज व्यक्ति को एक लक्ष्य दे देता है, लक्ष्य तो उसको दे देता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए वैध साधन नहीं प्रदान करता है, तो व्यक्ति अपराध या विचलन का रास्ता चुन लेता है। हम कहते हैं कि समाज में सामाजिक असमानता अंतर्निहित होती है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक संस्थागत लक्ष्य और संस्थागत साधन सबको समान रूप से प्रदान करता है। लक्ष्य सबके लिए एक है, लेकिन समाज में असमानता होने के क्रम में जो सक्षम है, जिनके पास अवसर है, अवसर अधिक है, वे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। गरीब लोगों के पास या जिसके पास अवसर नहीं है, उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो 5 प्रकार के अनुकूलन के वो तरीके अपनाते हैं। पहला उन्होंने अनुकूलता बताया, कर्मकांडीय बताया, नवाचार बताया, विद्रोही बताया, और इस प्रकार से वो कहते हैं कि व्यक्ति अपराध या विचलन का रास्ता चुनता है जब वैध साधन उपलब्ध न होने की स्थिति में उसके ऊपर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रेशर रहता है, तनाव आ जाता है, तो ऐसा होता है। और इसी को उन्होंने एनोमी का सिद्धांत मर्टन ने कहा है। और अल्बर्ट कोहेन ने अपराध का उप सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। उप संस्कृति सिद्धांत सब कल्चरल थियरी का सिद्धांत कोहन देते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से गैंग पर काम किया था, गैंग और किशोर अपराध। कहने का मतलब कि अपराधियों की एक उप संस्कृति होती है। बच्चा सामान्य तौर पर उस उप संस्कृति से संबंधित नियम और मूल्य सीखता है जो उसके लिए सामान्य होता है, लेकिन वो समाज की नजर में अपराध होता है। तो जैसे गैंग है, अगर किशोर किसी गैंग में पैदा होता है, गैंग में सम्मिलित परिवार में पैदा होता है, तो वो अपने कल्चर को ही सीख रहा होता है, तो उसकी गलती नहीं होती है। क्योंकि जैसे किशोर अपराधी का अध्ययन उन्होंने जब किया तो कहा कि निम्न वर्ग के युवा जब मध्यम वर्ग के मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, तो वे अपने लिए एक अलग संस्कृति का निर्माण कर लेते हैं जो समाज के नियमों के विरुद्ध होती है। तो ये उप संस्कृति सिद्धांत अल्बर्ट कोहन का जाता है। अगला प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपराध से संबंधित प्रश्न एक साथ आ गए हैं।
अपराध सभी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है। मतलब समाज में रहता ही रहता है, इंटीग्रल पार्ट है सभी स्वस्थ समाजों का। अर्थात समाज स्वस्थ है तब भी अपराध रहेगा, मतलब अपराध अवश्यंभावी है समाज में। तो ये ऑप्शन इसमें दुर्खीम होगा। उन्होंने कहा था अपराध सामान्य समाज की दशा है, एक सामान्य दशा है। दुर्खीम ने कहा था अपराध समाज की सामान्य दशा है। मर्टन ने कहा था कि अपराध समाज की एक विशिष्ट दशा है, विशेष दशा है, जब वो संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब वैध साधनों को नहीं पाता है तो अनुकूलन करता है। अनुकूलन में तो सही है, और जब नया रास्ता अपनाता है तो उसके लिए वो अपराध बन जाता है। अर्थात वो विशेष एक विशेष दशा है, और दुर्खीम कहते हैं एक सामान्य दशा है। और ये बात दुर्खीम ने अपनी किताब द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, जो 1895 में 95 में लिखी थी, उन्होंने ये विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि अपराध सामान्य है। उन दुर्खीम के अनुसार समाज, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां अपराध ना हो, बल्कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य भी है, ऐसा उन्होंने कहा था। और जब कोई अपराध होता है तो समाज उसे दंडित करता है, तो इससे समाज के जो सामूहिक मूल्य हैं, सामूहिक चेतना है, वो और मजबूत हो जाती है। अर्थात अपराध समाज के लिए प्रकारात्मक है। दुर्खीम कहते थे कि आज का जो अपराध है कल का नया कानून या सामाजिक सुधार भी हो सकता है। जिस प्रकार से सुकरात या महात्मा गांधी को उस समय समाज द्वारा या उस समय के सत्ता द्वारा अपराधी माना गया था, लेकिन उनके जितने भी कृत्य थे वो समाज में प्रगतिशील बदलाव लाने के लिए आज के समय में बहुत काफी हैं। तो ये बात दुर्खीम कहते हैं सभी स्वस्थ समाजों का अभिन्न अंग है। अर्थात समाज में अपराध होंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में जब अपराध होते हैं तो समाज के लिए प्रकारात्मक होते हैं। जो समाज की संस्थाएं हैं, समाज के जो नियम है वो मजबूत हो जाते हैं, और समाज भी सामूहिक चेतना के माध्यम से अपने को मजबूत फील करता है। तो अपराध के लिए दंड इसलिए नहीं दिया जाता, दुर्खीम कहते हैं दंड इसलिए नहीं दिया जाता है अपराध के लिए कि उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, बल्कि समाज की एकता का स्थापित करने के लिए, समाज की जो सामूहिक चेतना है, मतैक्य है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दंड दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता कि अपराध समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने समाज विज्ञान के संदर्भ में फाल्सिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया था? फाल्सिफाइबिलिटी, तो यह कार्ल पॉपर की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। कार्ल पॉपर से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि कोई भी सिद्धांत वैज्ञानिक तभी है जब उसे गलत साबित किया जा सके। कोई भी सिद्धांत हो तभी वैज्ञानिक कहलाता है जब उसे गलत साबित किया जा सके। अर्थात वो मिथ्याकरण की अवधारणा देते हैं। फाल्सिफाइबिलिटी मतलब होता है मिथ्याकरण, मिथ्याकरण की अवधारणा देते हैं। पॉपर मानते हैं कि वैज्ञानिक खोज पुष्टिकरण से नहीं, पुष्टिकरण को नकारते हैं, पुष्टिकरण से नहीं बल्कि खंडन से आगे बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि सभी हंस सफेद होते हैं, तो आप दुनिया भर के सफेद हंसों को दिखा करके इसे साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक काला हंस ढूंढ लेते हैं तो आपका सिद्धांत गलत साबित हो जाता है और वैज्ञानिक प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। और यही विज्ञान की असली ताकत है कि स्वयं को गलत साबित करने के लिए खुला छोड़ना, अपने को खुला रखना। अगर समाज विज्ञान में इसकी अवधारणा को अगर हम समझें तो कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद और फ्रायड के मनोविज्ञान की आलोचना उन्होंने की थी। क्या करते हैं? मार्क्सवाद की, फ्रायड के मनोविज्ञान की, क्योंकि उनके अनुसार ये सिद्धांत ऐसे हैं, ऐसे थे मार्क्स के समय में जिसे कभी गलत साबित नहीं किया जा सकता था, मतलब नॉन फाल्सिफिएबल हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को पॉपर क्या कहते हैं? सीडो साइंस या छद्म विज्ञान कहते हैं। वो छद्म विज्ञान थे वो, जो मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी सिद्धांत है, फ्रायड के जो सिद्धांत हैं। तो उन्होंने विज्ञान की असली ताकत फाल्सिफाइबिलिटी या मिथ्याकरण को माना। थॉमस मुनरो, ये कला के समाजशास्त्र से और कला के समाजशास्त्र से संबंधित हैं, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स से संबंधित हैं। उन्होंने कला के विकास और समाज के साथ उसके संबंधों पर चर्चा की है। जॉर्ज रिजर, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन में ऑप्शन आया था, मैकडोनाल्डीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं कि किस प्रकार से आधुनिक समाज में, जो हमारा आधुनिक समाज है वो मैकडोनाल्डीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से तार्किकता, दक्षता और नियंत्रण के जाल में फंसता जा रहा है, ऐसी बात वो करते हैं। विलियम जे गुडे, ये परिवार के समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं और पद्धति में भी इन्होंने बेहतर काम किया है। अभी पहले प्रश्न आया हुआ था इसी परीक्षा में।
गुड एवं हार्ट के साथ मेथड्स इन सोशल रिसर्च। हार्ट के साथ इनकी पुस्तक है जो छात्रों के लिए आधारभूत पुस्तक मानी जाती है और इन्होंने परिवार के समाजशास्त्र पर भी काम किया है। न्यू लोकल न्यूक्लियर फैमिली की बात वो करते हैं आधुनिक समाज में। तो इस प्रकार से फाल्सिफाइबिलिटी की अवधारणा कार्ल पॉपर की है। विज्ञान वो नहीं है जो हमेशा सच होने का दावा करे, विज्ञान वो है जो गलत साबित होने का साहस रखे, ऐसी बात कार्ल पॉपर कहते हैं। परिकल्पनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण और खंडन संभव हो, ऐसा नहीं कि वो पहले से ही सही साबित होने लगे। तो एक तरह से कार्ल पॉपर इंडक्शन मेथड को नकारते हैं, आगमन पद्धति को नकार करके निगमन पद्धति को प्रोत्साहित वो करते हैं। आगमन पद्धति की उन्होंने आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? अगर किसी कक्षा व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा? निर्जातीय अवलोकन, संरचित अवलोकन, गैर विश्वसनीय अवलोकन। हाँ, तो ये संरचित अवलोकन होगा, क्योंकि जब मनोवैज्ञानिक या कोई शोधकर्ता किसी विशिष्ट व्यवहार, छात्रों के किसी विशिष्ट व्यवहार, जैसे कि हम कर सकते हैं छात्रों की एकाग्रता नापनी हो या शिक्षक छात्र संवाद को का अध्ययन करना हो, तो पहले से चेकलिस्ट तैयार कर लेते हैं या हम पहले से तैयार श्रेणियों का उपयोग ही करते हैं। चेकलिस्ट पहले से बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड होती है वो। इसमें शोधकर्ता को पहले से पता होता है कि हमें क्या देखना है। वो उनके व्यवहार को अंकों के रूप में भी कोड कर सकता है या कोट्स के रूप में रिकॉर्ड कर सकता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित पद्धति होती है। इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है, क्योंकि जब पहले से चेकलिस्ट तय होती है तो शोधकर्ता इधर उधर भटक नहीं सकता है। और शैक्षिक मनोविज्ञान में इसी वजह से संरचित अवलोकन को प्राथमिकता दी जाती है। निर्जातीय अवलोकन क्या है? ये एंथ्रोपोलॉजी से उद्भूत हुआ है, एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन। इसमें शोधकर्ता क्या है कि समूह का हिस्सा बन जाता है और लंबे समय तक उनके साथ रहता है, जिससे उनकी संस्कृति, उनकी जीवन पद्धति को हम गहराई से समझ सके। गैर संरचित अवलोकन, इसमें पूर्व निर्धारित योजना नहीं होती, चेकलिस्ट नहीं होती। शोधकर्ता बस जो कुछ भी घटित होता है उसे नोट करता जाता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और ये हम खोजपूर्ण शोध के लिए तो इसको कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ पहले से नहीं पता होता है, तो खोजपूर्ण शोध के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक डेटा के लिए, सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए ये वैज्ञानिक है ज़्यादा, और सांख्यिकीय विश्लेषण अगर करना है तो ये पद्धति ज़्यादा सही है। ठीक है, संरचित अवलोकन ज़्यादा जरूरी है। खोजपूर्ण शोध के लिए गैर संरचित अवलोकन का प्रयोग किया जा सकता है। गैर विश्वसनीय अवलोकन इस प्रकार का कोई पद्धति नहीं है मेरी समझ से। अनुसंधान में हमेशा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उसी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गैर विश्वसनीय के रूप में इसमें कुछ नहीं होता है ऐसा। तो अगले ऑप्शन की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो 1934 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? कार्ल पॉपर के द्वारा, जिसमें उन्होंने फाल्सिफाइबिलिटी वगैरह की जो अवधारणा उन्होंने दी है। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से विज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल दी, विज्ञान की को बदल दिया, विज्ञान का जो पद्धति उसको बदला। उसमें उन्होंने आगमन विधि को चुनौती दी, जो भी मैंने इसके पहले बताया, आगमन विधि को चुनौती दी, अर्थात आगमन और बनाम निगमन का मुद्दा उन्होंने उठाया। पहले माना जाता था कि अगर हम बहुत, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि अगर बहुत सारे हंस अगर सफेद देख लिए तो ये सिद्ध हो जाता था कि सभी हंस सफेद है। लेकिन पॉपर ने कहा ये गलत है, आप कितने भी उदाहरण देख लें वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप दुनिया भर के सभी हंसों को तो देख नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एक काला हंस लेके आएंगे तो आपका सिद्धांत गलत हो जाएगा, तो एक नया सिद्धांत का निर्माण होगा जो सटीक होगा कि सभी हंस सफेद नहीं होते हैं। तो फाल्सिफिकेशन की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, मिथ्याकरण की अवधारणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉपर कहते थे कि विज्ञान सत्य को इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि असत्य को छांटने की प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है? असत्य को छांटने की प्रक्रिया, असत्य को छांटने की प्रक्रिया है। एक वैज्ञानिक वो है जो अपने ही सिद्धांत को गलत साबित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार की बात वो करते हैं। कार्ल, इसमें एक ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, जिन्होंने सहसंबंध गुणांक का सूत्र दिया, और काईबर्ग परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट, काईबर्ग परीक्षण, दो चीजों के लिए महत्वपूर्ण थिंकर हैं, महत्वपूर्ण विचारक हैं। जब हम समाज शास्त्र में
या किसी रिसर्च में जब हम दो चरों के बीच संबंध को मापते हैं तो हम पियर्सन के इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। पियर्सन कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों का वर्गीकरण होता है। कार्ल पोलयानी ये आर्थिक समाजशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक इसके पहले भी हम बता चुके हैं, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने इसी में एक अवधारणा भी दी थी, एम्बेडेड। मतलब एम्बेडेडनेस क्या है? पोलयानी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज से अलग नहीं है बल्कि उसमें धंसी हुई है। एम्बेडेडनेस मीन कोई चीज किसी चीज में धंस जाती है। तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अलग नहीं है, वो समाज में पूरी तरह से धंसी हुई है। उन्होंने मार्केट सोसाइटी की आलोचना की, जिसमें हर चीज को, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उसे वस्तु बना दिया गया है। तो इस प्रकार की बात वो करते हैं। और कार्ल मार्क्स ये संघर्ष और द्वंद्व के प्रणेता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के चश्मे से विज्ञान को देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि विचार दुनिया नहीं बदलते बल्कि भौतिक जो परिस्थितियां हैं वो विचारों को जन्म देती हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है लेकिन परिस्थितियां उसकी बनाई हुई नहीं होती हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा जो भौतिक परिस्थिति है, जो भौतिक परिस्थितियां हैं, वही हमारे विचारों को जन्म देती हैं। और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो दास कैपिटल। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। ये विलियम जे गुडे का कॉन्सेप्ट उनकी पुस्तक है, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स। ये विलियम जे गुडे की किताब है। लेखक पूछा गया है, जिसमें उन्होंने परिवार के समाजशास्त्र पर विचार दिया है। एक क्रांतिकारी सिद्धांत उन्होंने परिवार के समाजशास्त्र पर दिया है, जिसका नाम है अभिसरण का सिद्धांत, परिवार का समाजशास्त्र। और कॉन्सेप्ट इनका है अभिसरण का सिद्धांत, कन्वर्जेंस थियरी ऑफ फैमिली। इसमें उनका मुख्य तर्क ये है कि जैसे जैसे दुनिया भर के समाज औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो उनकी विविध पारिवारिक संरचनाएं हैं एक विशेष रूप की ओर बढ़ रही हैं, एक विशेष रूप की ओर गतिमान है, जिसे उन्होंने क्या कहा, नियो लोकल न्यूक्लियर फैमिली। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, एक ही प्रकार का परिवार जन्म ले रहा है, उधर की तरफ बढ़ रहा है। जो पारिवारिक संरचना है विशेष रूप की ओर बढ़ रही है, जिसे उन्होंने नियो लोकल न्यूक्लियर फैमिली कहा कि औद्योगिक समाज जो है उसे गतिशील श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। और संयुक्त परिवार क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बाधक होता है, जबकि जो छोटा नाभिकीय परिवार है वो आसानी से विस्थापित हो जाता है। इसलिए एक ही प्रकार का परिवार पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे हो जाया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पश्चिमी प्रभाव से और औद्योगिक दबाव के कारण दुनिया भर के परिवार, चाहे वो भारत के हों चाहे अफ्रीका के हो, अंततः पश्चिमी मॉडल के परिवार को अपना लेंगे, अर्थात न्यूक्लियर फैमिली को अपना लेंगे। और इसमें मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया था। प्रसिद्ध पुस्तक जो इनकी है वो सोशल स्ट्रक्चर, बार बार पूछी जाती है, मिलान के लिए भी आती है। उन्होंने परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था इसमें माना है। सोशल स्ट्रक्चर किताब में 250 समाजों का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि यह एक सार्वभौमिक मानवीय संस्था है। उन्होंने कहा कोई भी समाज परिवार के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि परिवार 4 अनिवार्य कार्य करता है। 4 अनिवार्य कार्य जो है समाज के लिए करता है, यौन, आर्थिकी, प्रजनन और शिक्षा या शैक्षिक व्यवस्था। तो ये 4 कार्य जरूरी हैं, इसलिए कोई भी समाज बिना परिवार के नहीं रह सकता है। और मर्डॉक ने ही बताया था कि नाभिकीय परिवार दुनिया के हर समाज की एक बुनियादी इकाई है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे निवास करते हैं। रेमंड फर्थ, टिकोपिया का अध्ययन, टिकोपिया द्वीप है ये, टिकोपिया द्वीप का अध्ययन इन्होंने किया था। इन्होंने सामाजिक संरचना, पूछा जाता है प्रश्न ये बार बार, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन के बीच अंतर स्पष्ट किया था। इन दोनों के बीच इन्होंने अंतर किया। उनका मानना था कि संरचना जो है समाज का एक स्थिर ढांचा है, जबकि संगठन क्या है, वो तरीका है जिससे लोग वास्तविक जीवन में निर्णय लेते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, अर्थात ये गतिशील होती है, ये स्थिर होती है। उन्होंने टिकोपिया द्वीप के निवासियों का आर्थिक जीवन और परिवार का अध्ययन करके ये अंतर स्पष्ट किया है। पैट्रिशिया मॉर्गन ये आधुनिक समाज में परिवार के विखंडन की बात करती हैं, परिवार के विखंडन की आलोचक रही हैं, परिवार के विखंडन की ये आलोचक हैं। परिवार विघटित जो मतलब उनका तर्क है
कि राज्य की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, जो उदारवादी कानून हैं, इन्होंने क्या किया है, विवाह की संस्था को कमजोर कर दिया है। विवाह की संस्था क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। किस कारण से? कल्याणकारी नीतियों के कारण से, उदारवादी जो तमाम नए कानून बनाए गए हैं आज के समय में, उनकी वजह से। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, मतलब एक अभिभावक के परिवारों की संख्या बढ़ गई है। सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट देती हैं, एक अभिभावक परिवारों की संख्या बढ़ा दी है, जो समाज के लिए हानिकारक है। अर्थात ये आधुनिक दक्षिणपंथी समाजशास्त्री हैं, राइट विंग समाजशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फेसाइज फेमिनिटी, आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और बलवती स्त्रीत्व की बात की है? तो आर कार्नेल ने, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आर कार्नेल ने जेंडर एंड पावर किताब में, जेंडर एंड पावर, जो कि 1987 में उन्होंने लिखी थी, और एक किताब इनकी और थी, मैस्कुलिनिटीज, 90 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिंग संबंधों को, जेंडर रिलेशंस को सत्ता की संरचना के रूप में समझाया है। इस बार इन्होंने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और बलवती स्त्रीत्व की चर्चा की है। अगले प्रश्न में हो सकता है इनकी किताब पूछ ली जाए, इसीलिए हमारा जो प्रश्नों को हल कराने की प्रवृत्ति है वो यह है कि सभी विकल्पों पर विस्तारित चर्चा हो जाती है, तो क्वेश्चन इससे रिपीट होने की संभावनाएं रहेंगी, या नए क्वेश्चन भी बनेंगे तो इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड होंगे। क्या है आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व? ये पुरुषत्व का वो आदर्श रूप है जो समाज में, जिसके माध्यम से समाज में पुरुषों का प्रभुत्व और महिलाओं की अधीनता वैध बनती है। अर्थात ये जो आदर्श है समाज का, इसमें पुरुष को प्रभुत्व रूप माना जाता है और महिलाओं को उनके अधीन माना जाता है, और ये व्यवस्था वैध मानी जाती है। पुरुषों में ताकत, आक्रामकता या भावनात्मक कठोरता या हेटेरोसेक्सुअलिटी, वैषम्य लैंगिकता को आदर्श पुरुष का गुण माना जाता है। अर्थात आदर्श पुरुष वो है जिसमें ताकत होती है, आक्रामकता होती है, भावनात्मक रूप से वो कठोर होता है और विषम लैंगिक होता है, वो आदर्श पुरुष है। जरूरी नहीं कि हर पुरुष ऐसा हो, लेकिन समाज इसी रूप को श्रेष्ठ मानता है। और इम्फेसाइज फेमिनिटी क्या होती है? उन्होंने कहा, कॉर्नेल ने, कि इम्फेसाइज फेमिनिटी ही समाज में है, आधिपत्यपूर्ण स्त्रीत्व जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियां सत्ता में नहीं होती हैं। इसके बजाय स्त्रियों के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? इम्फेसाइज फेमिनिटी, जो पुरुषों की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। अर्थात महिलाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उनमें कोमलता होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए, और शारीरिक आकर्षण उनमें होना चाहिए, जिससे वो पुरुषों की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा कर सकें। यह पुरुष प्रधान समाज जो पैट्रियार्की है उसको बनाए रखने में मदद करती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट की चर्चा आर कॉर्नेल ने अपनी पुस्तक जेंडर एंड पावर एंड मैस्कुलिनिटीज में की है। लुइस कोजर द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के प्रकारवाद सिद्धांत की बात करते हैं। जहां मार्क्स ने संघर्ष को समाज के विनाश का कारण माना है, कोजर ने अपनी पुस्तक में बताया कि संघर्ष समाज के लिए प्रकारात्मक भी हो सकता है। संघर्ष जो है प्रकारात्मक हो सकता है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956। और प्रकारात्मक कैसे हो सकता है संघर्ष? ये समूहों के बीच सीमा स्पष्ट करता है, कौन मेरा है कौन पराया है। समाज में आंतरिक एकता उत्पन्न करता है। दो समूह जो परस्पर लड़ते हैं तो अपने समूह के बीच में आंतरिक एकता बढ़ जाती है। तो जेंडर थियरी से संबंधित ये नहीं है। और ई काबिन, ये जो है समाजशास्त्र के मुख्य धारा के जो जेंडर एंड सोसाइटी से रिलेटेड है उसमें ये शामिल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इनमें दो नाम दिए गए, काबिन नाम है और कानर नाम है, तो इनसे संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित इनका कोई सिद्धांत नहीं है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे नाम दे दिए जाते हैं कि जिससे कंफ्यूजन पैदा हो, जैसे काबिन, कॉर्नेल, कॉर्नर, एक सेम नाम दे दिए जाते हैं जिससे कंफ्यूजन पैदा हो और आप प्रश्नों को गलत कर दें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन प्रश्नों से उन थिंकर्स का कोई लेना देना नहीं होता है, नाम दे दिए जाते हैं। सतर्क रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड दुर्खीम की बुक है, और न्यू रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड ये एंथोनी गिडेंस की बुक है। ये एंथोनी गिडेंस का जाएगा, 1976 में इन्होंने लिखी है। और रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में दुर्खीम ने लिखी थी।
1895 में। और ये किताब जो एंथोनी गिडेंस ने लिखी है, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये एंथोनी गिडेंस ने दुर्खीम की जो पहले की पुस्तक थी द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, उसके जवाब में और उसकी कमियों को दूर करने के लिए लिखी थी। इसीलिए इसको उन्होंने न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड लिखा है, जिसमें उन्होंने डबल हर्मेटिक्स की बात की है। डबल हर्मेटिक्स, दोहरी व्याख्यात्मकता, गिडिंग्स का ये सबसे बड़ा योगदान है। उनका कहना है कि प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक क्या करते हैं, बेजान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। लेकिन समाज शास्त्र में हम क्या करते हैं, हम सोचने समझने वाले मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, जिनमें संवेदनाएं होती हैं, जिनमें सोच होती है। समाज शास्त्री समाज की व्याख्या करता है और समाज के लोग समाज शास्त्री की व्याख्याओं को पढ़ करके अपना व्यवहार बदल देते हैं। यह एक दोहरा चक्र होता है, ये दोहरा चक्र होता है। हम सोच विचार रखने वाले वैचारिक लोगों का अध्ययन करते हैं, तो समाज शास्त्री समाज की व्याख्या करेगा, फिर समाज के लोग उस समाज शास्त्री की व्याख्याओं को पढ़ करके अपना व्यवहार बदल देंगे। अर्थात दोहरे चक्र के रूप में घटना घटती है। और एंथोनी गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन थियरी भी दिया, ये भी इसी किताब में दिया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में इसकी संरचनाकरण की नींव रखते हैं। वो कहते हैं समाज ना तो केवल संरचना है और ना ही केवल कर्ता है, एजेंसी है, एजेंट है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संरचना कर्ता को बनाती, कर्ता संरचना को बनाता है, दोनों महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बातों करते हैं। इसमें दुर्खीम का देखो नाम दिया हुआ है, जिससे आप कंफ्यूजन में रहें और सवाल अपना गलत कर दें। इनकी किताब है रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, 1895 में लिखी थी। और इसके बाद जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्यों का वर्णन किया था, सामाजिक तथ्य की बात की थी, और कुछ नहीं, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। ट्रेट सोशल ऑब्जेक्ट एज ये सोशल फैक्ट, तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं की तरह करना चाहिए, इस प्रकार के वो स्टेटमेंट देते हैं। वे पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता और प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे। और गिडिंग्स ने ये जो प्रत्यक्षवाद और वस्तुनिष्ठता की जो बात दुर्खीम ने की थी, गिडिंग्स ने इसी वस्तु को मानने की प्रवृत्ति की आलोचना दुर्खीम की है कि आप जैसे दुर्खीम ने कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए, और इसी की आलोचना गिडिंग्स कहते हैं कि हम वस्तु का अध्ययन थोड़ी ना करते हैं, हम समाजों का अध्ययन करते हैं। समाज में जो लोग रहते हैं वो वैचारिक लोग हैं, सोच विचार करने वाले लोग हैं, तो हम उन सिद्धांत को नहीं लागू कर सकते। थॉमसन ये विचारधारा और आधुनिक संस्कृति के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। विचारधारा और आधुनिक संस्कृति के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। इनकी किताब है आइडियोलॉजी एंड मॉडर्न कल्चर, इसी नाम से किताब भी है, आइडियोलॉजी एंड मॉडर्न कल्चर। उन्होंने हर्मेटिक्स के जो सिद्धांत हैं गिडेंस का, इसको मीडिया और संचार के क्षेत्र में बढ़ाया। इसको डबल हर्मेटिक्स को मीडिया और संचार के क्षेत्र में हर्मेटिक्स को बढ़ाते हैं। और इसमें कैलहोन एक समाजशास्त्री हैं, जो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने पब्लिक स्फेयर पे काम किया है, राष्ट्रवाद पे काम किया है, सामाजिक आंदोलनों पर व्यापक रूप से काम किया है। और इनकी किताब डिक्शनरी ऑफ द सोशल साइंसेज प्रसिद्ध है। डिक्शनरी ऑफ द सोशल साइंसेस के संपादन और गंभीर सामाजिक सिद्धांत जो क्रिटिकल सोशल थियरी है, उसको आधुनिक संदर्भ में परिभाषित करने के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल मानविकी की बात करते हैं, इसको अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, डिजिटल मानविकी के लिए जाने जाते हैं। और क्रिटिकल सोशल थियरी को आधुनिक संदर्भ में परिभाषित करते हैं। क्रिटिकल सोशल थियरी को ये आधुनिक संदर्भ में इसको परिभाषित करते हैं, आधुनिक संदर्भों में इसको परखते हैं। तो ये कार्य कैलहोन करते हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अब बस इतना ही, और इसके बाद हम अगले वीडियो में शेष सभी प्रश्नों को हल करके ये पेपर पूर्ण रूप से हल कर लेंगे। इसके बाद फिर और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।